नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। इंदौर से टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। आज हम बहस करेंगे कांग्रेस और बीजेपी के वादों की और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन इन वादों पर ज्यादा खरा उतर सकता है। और ये हमारा होगा अपने ढंग का एक अलग कार्यक्रम, क्योंकि हम जनता से यहाँ पर सीधी राय ले रहे हैं। लेकिन हम ये बता दें कि ये न तो एक ओपिनियन पोल है, न एक एग्जिट पोल है, ये एक सीधी राय की प्रक्रिया है जिसे हम लाइव लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के सुपरहिट मुकाबले की। आज का सुपरहिट शो रहा राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने आज नामांकन दाखिल किया अमेठी से। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी और उनके जीजा रॉबर्ट वड्रा भी साथ में मौजूद थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसका शो सुपरहिट रहा, नरेंद्र मोदी का जिन्होंने वडोदरा से अपना पर्चा दाखिल किया था, या फिर राहुल गांधी का जिन्होंने अमेठी से आज पर्चा दाखिल किया। दोनों का सुपरहिट शो का एक कंपैरिजन, एक तुलना देख लेते हैं। अमेठी में राहुल गांधी का पर्चा दाखिला करने यूं जाना चर्चा का विषय बन गया। राहुल पहले भी परिवार के साथ ही नामांकन दाखिल करने आते रहे, लेकिन इस बार फूलों की बारिश और समर्थकों के हुजूम के बीच नामांकन से पहले उनका रोड शो सियासी शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हो गया। सबके जहन में एक ही सवाल उभरा कि क्या ये नरेंद्र मोदी के वडोदरा वाले शो का जवाब है। बीजेपी के गढ़ वडोदरा में पर्चा दाखिल करने से पहले नरेंद्र मोदी का शक्ति प्रदर्शन भी जबरदस्त था। मोदी ने इसे अपने घर वालों का प्यार बताया था। राहुल ने भी यही कहा कि अमेठी उनका घर है। अमेठी में पारिवारिक रिश्ता है, अच्छी जीत होगी। अपने अपने क्षेत्र की जनता से जुड़ने के लिए एक जैसा जज्बात और विरोधियों को दिखाने के लिए एक जैसी नुमाइश से एक बार फिर ये बहस गर्मा गई है कि क्या 2014 सचमुच मोदी बनाम राहुल ही होगा। रोड शो में मामला बराबरी का दिख रहा है, लेकिन सत्ता की रेस में किसका शो सुपरहिट होगा, ये सवाल दिनों दिन दिलचस्प होता जा रहा है। ये जन सैलाब, ये साफ साफ लग रहा है भाजपा की आंधी चल रही। बीजेपी को लग रहा है कि देश में मोदी की लहर है, इसलिए उसका पलड़ा भारी है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि लहर वहर जैसी कोई चीज है ही नहीं। मोदी की लहर है, बताई जा रही है। आपको भी लगता है? आपको भी लगता है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। बीजेपी मोदी के नाम पर हिंदी पट्टी में धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद पाल रही है, तो कांग्रेस की उम्मीदें इस बात पर टिकी हैं कि दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी को ना तो सीटें मिलेंगी और न ही सहयोगी। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर किसकी उम्मीदें परवान चढ़ेंगी, हिंदुस्तान पर चलेगा किसका राज। अमेठी में विपिन चौबे और मिथिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इससे पहले कि हम हमारे बेसिक मुद्दों पर बढ़े, मूल मुद्दों पर बढ़े, घोषणा पत्र की तरफ बढ़े, हमारे साथ कई सारे मेहमान हैं, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष प्रमोद टंडन जी है, हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी है, हमारे साथ जीतू पटवारी जी है जो कि विधायक है, हमारे साथ राजेश जी हैं जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, गोपी नेमा जी हैं, हमारे साथ राजेश अग्रवाल जी हैं, हमारे पास मिसेस माकीजा हैं, हमारे साथ आलोक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के प्रभारी हैं, वरिष्ठ वकीलों का पैनल है और साथ ही साथ प्रमुख पत्रकार जितने भी इंदौर के हैं सभी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल, राहुल गांधी का रोड शो क्या भारी रहा प्रमोद टंडन जी आज नरेंद्र मोदी के रोड शो पर? राहुल गांधी तो इस देश की जनता के दिलों पे राज करते हैं और बिना प्रबंधन नरेंद्र मोदी मार्केटिंग करते हैं। नरेंद्र मोदी एक व्यावसायिक घरानों के नुमाइंदे हैं, अडानी और अंबानी के, तो वो तो माल को बेचने के लिए आज तो अडानी के साथ फोटो रॉबर्ट वाड्रा का भी छपा है। अरे पुरानी फोटो से क्या, आज सौदेबाजी किसके साथ हो रही है वो देखिए ना। आज की तारीख में ये रैलियों में करोड़ों रुपया कौन खर्च कर रहा है।
है? ये पूरा बड़े बड़े लाल किले का पीछे बैकड्रॉप ये सब कौन कर रहा है? ये जनता सवाल पूछ रही है कि इतना पैसा मोदी जी कहां से ला रहे हैं? गोपी नेमा जी, ये मोदी जी पैसा कहां से ला रहे हैं? ये सवाल जनता भी पूछ रही है और प्रमोद टंडन भी पूछ रहे हैं। चालू है। ये सवाल न कांग्रेस को पूछने का अधिकार है, जनता पूछे तो मान सकते हैं हम। जनता का ही पैसा भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 साल से घर घर जाकर एक वोट एक नोट की बात कर रही है। वो पैसा हम चुनाव में जनता का पैसा जनता के लिए खर्चा कर रहे हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, मोदी जी का हैदराबाद में कांग्रेस का ऐसा कोई नेता आजादी के बाद आज तक नहीं हुआ जिसकी सभा सुनने लोग 5 रुपए का टिकट लेके स्टेडियम में जाते हैं। तो ये पैसा चुनाव में खर्चा हो रहा है जो मोदी जी के शो में हमने लोगों ने 5-5 रुपए करके इकट्ठा दिया। कोई करप्शन नहीं, कोई काला धन नहीं। और अडानी तो आज वाड्रा जी के साथ अखबारों में मीडिया में छाए हुए हैं। शिला पूजन का पैसा भी निकल रहा है क्या गोपी भाई? शिला पूजन में मंदिर बन के तकरीबन तैयार है। मंदिर तैयार है। पत्र में मंदिर पे आऊंगा प्रमोद भाई। देखिए ये चौथा सवाल मंदिर का ही है। हमारे डिस्कशन में चौथा सवाल मंदिर का ही है। के आधार पे देश को बांटने वाले क्या शिला पूजन की बात करेंगे और क्या मोदी की बात करेंगे? कौन ध्रुवीकरण करता है ये तो जनता जानती है। आलोक भाई, ध्रुवीकरण कौन करता है जनता जानती है। ये जनता अरे जब साधु संत तुम्हारे समर्थन में आ जाए तो उसमें है ना सांप्रदायिकता नहीं होती है। और यदि कोई एक दूसरा पर समर्थन दे दे तो उसको ध्रुवीकरण कहते हो आप लोग। मैं आऊंगा इस बहस पे भी आऊंगा। मेरा ये सवाल बना हुआ है, मौजूद सवाल है, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन सबसे पहले जोएल साहब आपसे, आज का रोड शो किसके नाम रहा? राहुल गांधी के नाम या फिर पुराना रोड शो जो नरेंद्र मोदी ने किया था उनके नाम? मेरे हिसाब से राहुल गांधी का रोड शो ज्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि मोदी का जो रोड शो था वो प्रायोजित था। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से अमेठी में काम किया है और एक पूरा परिवार वहां पे बरसों से लगा हुआ है, वो निश्चित रूप से बताता है कि कहीं न कहीं गांधी परिवार का लोगों से अटैचमेंट है। और नरेंद्र मोदी की तैयारी के लिए तो 1 साल से जिस तरह से मार्केटिंग के लोग लगे हुए हैं और देश भर में जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे कब्जा कर लिया है, वही जो है उस दिन देखने को मिला था। लेकिन आज राहुल गांधी ने ये बता दिया और पूरे परिवार को जिस तरह से वहां पर जो प्रतिसाद मिला है वो देखने को लगता है कि वाकई इनकी जो है अमेठी में हर घर में घुसपैठ है। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। क्या होता है, वो लंबे समय से पिछले मैं सोचता हूँ 3 या 4 चुनाव से राहुल गांधी अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो पेट तो बना ही लेते हैं। क्योंकि पिछले 6 महीने से अभी हाल नरेंद्र मोदी क्षेत्र में आए हैं और उन्होंने पूरे पर जो लोकप्रियता की हम बात कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ इंदिरा गांधी के बाद में पहला कोई नेता नरेंद्र मोदी ऐसे नेता होंगे जिनको लेकर आप देखिए कि खुद लोग आ रहे हैं चल के। इसका दूसरों की सभाओं में लोग चिंता करते हैं कि यार लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी की सभा में चिंता नहीं करना पड़ती कि लोग आएंगे कि नहीं। ये तो भाई सबसे पहला जो सवाल है उसका जवाब सिर्फ इतना ही है कि रोड शो वगैरह से किसी भी आप राजनीतिक हस्ती की हैसियत नहीं आंक सकते। उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि जो नेता है वो एक सर्वमान्य नेता हो। सबसे बड़ी बात है कि सर्वमान्य नेता हो और धर्मनिरपेक्ष नेता हो। वही वाकई में इस देश के प्रधानमंत्री बनने का हकदार है। धर्मनिरपेक्ष और सर्वमान्य। जीवन साहू जी, इस कसौटी पर क्या नरेंद्र मोदी खरे उतरते हैं? देखिए, जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरे देश में एक लहर चल रही है, मोदी लहर। और जहां तक अमेठी का सवाल है, अमेठी में निश्चित ही गांधी परिवार का गढ़ रहा है और वहां गांधी परिवार को लोग पिछले 30-35 सालों से जानते हैं। जो स्थिति किसी जमाने में इंदिरा गांधी की थी, वो स्थिति आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी की है। मैं 40 साल का गवाह हूं। 40 साल में इस देश में इंदिरा लहर चली, सहानुभूति लहर चली, राम लहर चली, जनता लहर चली और आज उसके बाद ये मोदी लहर दिखाई दे रही है। और इसमें अब वो वोट में कितना परिवर्तित हो, लेकिन जो वोट का जो परसेंटेज आ रहा है, हमेशा 50 से 55% आता था, आज 70%, 75%, 80%। जो युवा मतदाता है जिसकी संख्या आज 10 से 15% है, वो बढ़ा हुआ वोट दे रहे हैं और वो निश्चित ही मोदी के खाते में जाएगा। आपको क्या लगता है सर, किसकी हवा है, मोदी या राहुल? देखिए, हवा तो निसंदेह नरेंद्र मोदी की है। अब सवाल ये है कि वोटों में कितना तब्दील होता है, वो 16 मई को पता लगेगा। लेकिन राहुल की तुलना में नरेंद्र मोदी का ग्राफ ज्यादा ऊंचा है। प्रवीण भाई, आज किसका रोड शो बेहतर था, मोदी का राहुल का? रोड शो तो कांग्रेस का, मतलब गांधी परिवार का भारी था।
लेकिन वो सिर्फ अमेठी तक ही सीमित रहेगा। पूरे देश में इस समय मोदी की लहर चल रही है। पूरे देश में मोदी की लहर चल रही है। क्या वाकई मोदी की लहर चल रही है पूरे देश में? लेकिन कई मूल मुद्दे हैं जिन पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत का है। और इसीलिए पहला सवाल है गरीबों को आवास देने का। वादा कांग्रेस ने भी किया है, वादा बीजेपी ने भी किया है। सबसे पहले बीजेपी का वादा, आलोक, कैसे देंगे गरीबों को आवास? देखिए, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के साथ कांग्रेस की केंद्र सरकार ने भेदभाव किया। हमारे मैनिफेस्टो में स्पष्ट है कि सबसे पहले करों में एक अतिरिक्त प्रावधान करके आवास के लिए व्यवस्था की जाएगी। और वह आवास जैसे प्रधानमंत्री सड़क घर तक पहुंची, जैसे चतुर्भुज सड़क घर तक पहुंची, जैसे नदियों को जोड़ने की कल्पना आगे बढ़ी, वैसे ही हम देंगे आवास। ये सिद्ध है, भाजपा जो कहती है वो करती है। मोदी जी के व्यक्तित्व को आप दूसरे रूप में भी देखिए। वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और देश के प्रतिरक्षा तंत्र पर एक विजन रखते हैं। वो रीडर नहीं है, वो लीडर हैं। लीडर और रीडर का अंतर है। कांग्रेस की लीडरशिप और बीजेपी की लीडरशिप में एक अंतर है। कांग्रेस के जो नेता अभी हमें दिख रहे थे, उनके बयानों की स्तर से स्पष्ट होता है कि वो रीडर हैं। और मोदी जी का व्यक्तित्व जिस दहाड़ के साथ बोलता है वो सिद्ध करता है वो लीडर हैं। वो लीडर हैं। यहां पर अभय, एक तरफ रीडर और दूसरी तरफ लीडर। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को जैसे इन्होंने व्याख्या की कि वो उनकी आंधी है। हाँ, नफरत, नकारात्मकता, नैराश्य और नरेंद्र, और ऊर्जा, उम्मीद और राहुल। जैसा आपने कहा, हमने कहा इस भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के आवास के स्वप्न को साकार करने का अगर कांग्रेस ने मानस बनाया तो हमने लैंड रिफॉर्म पॉलिसी को अपने पब्लिक डोमेन में डाल दिया। इस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को घर देने का जो संकल्प लिया है उसकी प्रतिपूर्ति करेंगे। जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत पहले ही यूपीए की सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें पॉवर्टी एलिवेशन और शहरों के विकास दोनों को समाहित किया। मैंने जैसे कहा कि 6 माह तक राहुल जी ने हजारों लोगों से इस देश के मिलकर के कांग्रेस का मैनिफेस्टो, इस देश की अग्रणी भूमिका तय करने का घोषणा पत्र बनाया। और नरेंद्र मोदी जी ने हाथ के पंजे को हटाकर कमल चिपकाकर उसको अपना घोषणा पत्र बता दिया। और उन योजनाओं को आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि जो यूपीए ने लागू कर दी योजना, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर का मामला हो, चाहे वो 250 जिलों के विकास का मामला हो, चाहे वो 100 शहरों के निर्माण का मामला हो, आप जितनी स्कीम, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन का मामला हो, आप जितनी योजना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मामला हो, जितने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र थे और यूपीए की योजनाएं थी, उनको कॉपी पेस्ट करके नरेंद्र मोदी जी ने अपना बताने की कुचेष्टा की है। इस भारत के नागरिक जानते हैं। और दीपक जी, आपने कहा कि हजारों की संख्या में बड़ौदा में लोग उनके साथ आए थे, तो नागरिक इसलिए आए थे कि बाध्य कर दें, जो तिरस्कृत पत्नी उनकी है उसको बाध्य किया कि अधिकृत रूप से दस्तावेजों पे ही सही, कम से कम उसको स्वीकार लिया जाए। और 125 करोड़ लोगों की आस्थाओं को परिलक्षित करते हुए राहुल जी ने अपना पत्र नामांकित दाखिल किया है। खंडेलवाल जी, माइक आपके पास। देखिए, अभय जी से मैं पूछता हूं, जब ये बात करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, मैं वैसा करेंगे, ऐसा लगता है ये विपक्ष के नेता हैं। ये आज 10 साल से कांग्रेस राज कर रही है पूरे देश में। 60 साल के लगभग इन्होंने राज किया है। घोटालों के सिवा इन्होंने क्या दिया? ऐसा लगता है ये विपक्ष के नेता हैं। ये आज 10 साल से कांग्रेस राज कर रही है पूरे देश में। 60 साल के लगभग इन्होंने राज किया है। घोटालों के सिवा इन्होंने क्या दिया? आज भी ये राहुल गांधी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। ऐसा लगता है विपक्ष का नेता बोलता है। जो 10 साल से राज कर रहे हैं उनको ये करके दिखाना था। उसके अलावा इन्होंने कहा कि साहब उनके अमेठी में उनका रोड शो ज्यादा जोरदार था। मैं आपसे पूछता हूं, ये वंशवाद के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। 4 जने फॉर्म भरने गए थे उनके, आप कलेक्टर के वहां जब उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया है, कुल 4 जने थे। इसमें भ्रष्टाचारी रॉबर्ट वाड्रा जो देश के ऊपर धब्बा है, जो हवाई जहाज पे जिसको सिक्योरिटी चेक नहीं होती कहीं, वो 4 जने फॉर्म भरने गए थे। एक भी कांग्रेस का लीडर या वहां का स्थानीय नागरिक उस फॉर्म भरने में नहीं गया था। और नरेंद्र मोदी के साथ जन सैलाब था, इनके जैसा वंशवाद नहीं था। और जहां तक सवाल है, देश ने विकास की एक ही समय चखा है जब अटल जी की सरकार थी। उस समय घर घर का सपना पूरा हुआ है। 30 साल में जितना कांग्रेस ने विकास किया हाउसिंग पे, उतना मात्र 6 साल में अटल जी ने किया है। जीतू पटवारी, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, येदियुरप्पा आपका बड़ा चेहरा है और नरेंद्र मोदी जी ने हाथों हाथ उसको चेहरे पे लिया है। जहां तक प्रश्न है इस बात का कि वंशवाद की बात हो, तो सुमित्रा महाजन से लेके अटल बिहारी वाजपेयी से लेके कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के जो योग्यता पे आधारित वर्किंग, कांग्रेस पार्टी हो या आपकी पार्टी हो या और कोई दल हो,
अगर योग्य व्यक्ति किसी अच्छे घराने में पैदा हो गया है या अच्छे नेता के यहाँ पैदा हो गया है तो कोई गुनाह नहीं हो गया है। रही बात तीसरी, जिस प्रकार आप बात करते हो आर्थिक उन्नति की, और कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश को कुछ नहीं दिया, घोटाले दिए, शर्म आती है मुझे आप पर कहते हुए कि आप आज 10 साल पहले आप अपने घर की, अपने परिवार की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की स्थिति क्या थी और आज कांग्रेस के राज में उनकी स्थिति क्या है। आपके घर कितने व्हीकल थे, आपके घर इस शहर में कितनी गरीब बस्तियों को जेएनयूआरएम में कितने आवास मिले हैं। मैं समझता हूं कि इन बातों को करते हुए थोड़ा सोचा करें कि राजनीति अपनी जगह हो सकती है, भाव अपनी जगह हो सकता है, जीतना हारना अपनी जगह हो सकता है, पर सच बोलने की कुछ इच्छा शक्ति भी आप में होनी चाहिए। मैं आपसे आशा करता हूं। दीपक जी एक मिनट जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको गरीब बस्तियों में ले जाके दिखाऊं। 100 दिनों में महंगाई पूरे करने का वादा इस देश के समक्ष आपकी कांग्रेस पार्टी ने किया था। क्या मुझे लगता है जो 60 साल में वादा पूरा नहीं कर पाई, आने वाले 100 आपको ध्यान नहीं होगा, आपको ध्यान नहीं, जनसंघ की जब सरकार बनी थी इन किसानों का जो गन्ना है जूते के भाव खेतों में सड़ा था। जब यूपीए की सरकार के पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जब का आंकड़ा और आज का आंकड़ा अगर महंगाई के देखेंगे आपका चेहरा आपको समझ में आ जाएगा। महिलाओं पे बलात्कार जितने इस शिवराज की सरकार में हुए, आपने आवाज उठाई। आप सिर्फ भावना में आके पार्टी आपकी हो सकती है, नरेंद्र मोदी की बात करना आपकी नैतिक आधार खो चुके हैं इन बातों में बोलने का कि महिलाओं की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या है। 165 सीटें देने वाली मध्य प्रदेश में 50% आबादी बहनों की थी, इन्होंने हाथों हाथ भाई अपने शिवराज को, उन भांजियों ने अपने मामा शिवराज को उठा लिया है। बात कर रहे हैं मेरे साथ चलिए, तो मैं महंगाई बताऊं, गरीबी से किस तरह से घर में महंगाई में चाय का कप पिलाने में पलासिया में रहने वाले कितनी महंगाई को जानते होंगे मुझे पता है। और दूसरी बात जहां तक प्रश्न है महिलाओं की के साथ जो आपने जो बात करी, मैं समझता हूं कि राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर इस बात को करना पड़ेगा और हर जीत के पीछे सब काम अच्छा होगा ये जरूरी नहीं है। शिवराज सिंह अगर जीत गए हैं तो इसका मतलब आप सब सही किया होगा ये जरूरी नहीं है। इस प्रदेश में गरीबी का आंकड़ा जो राशन कार्ड थे वो 25,000 थे, आज 1.25 करोड़ की इच्छा और यहाँ लाइन लगी तो इसी सरकार यहाँ पे डंडे चलाने पड़े। आप बात ये चाय पे चर्चा और 200 करोड़ रुपए खर्चा, आप बात करते हो ये चाय पे चर्चा करते हो और 200 करोड़ रुपए खर्चा करते हो। आप स्वतंत्रता के समय जितने देश में गरीब थे उससे दुगनी संख्या में आज गरीबी रेखा के नीचे। स्वतंत्रता के समय जितनी जनसंख्या थी उससे 100 गुना ज्यादा जनसंख्या इस देश में है। आप सब तरह की बात करें, स्वतंत्रता के समय सुई बनती थी, आज हवाई जहाज विदेशों को भेजते हैं। चांद पे देश गया तो इसी कांग्रेस पार्टी की 60 साल की रीति नीति में गए। और इसीलिए आपको समझना पड़ेगा राजेश जी कि केवल नरेंद्र मोदी चुनाव जीतना हारना, मैं बड़ी गंभीरता से एक बात कहना चाहता हूँ भाभी, प्रधानमंत्री कबूल कर चुके हैं कि भ्रष्टाचार और महंगाई उन दोनों पे हम काबू नहीं पा रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री का अपना स्टेटमेंट है, आप लोग कबूल है इसको नैतिक। भाभी अपन बात करेंगे तो बहुत दूर तलक जाएगी। तो बिल्कुल जाने यह व्यापम का घोटाला आपकी चोरी और चमारी का एक जीता जागता उदाहरण है। अरे व्यापम युवाओं के साथ आपने जो किया है उसकी कोई करनी में और कहने में आपका कितना अंतर है। आप वही लोग हैं जो कैलाश विजयवर्गीय को सुप्रीम देवी घोटाला में सर पे लेके चढ़ रहे हो, कुछ और बात करते हो, टीवी पे और कुछ बात करते हो। दुबे जी ने नरेंद्र मोदी जी पे आरोप लगाया सांप्रदायिकता का। मैं कहता हूँ सारी न्यायालयों ने उनको बेदाग ठहराया, जबकि 84 के सिक्कों में कांग्रेस को सीधे दोषी माना है। राजीव जी एसटीएफ की रिपोर्ट पढ़िए, घोटालों के मामले में उन्होंने कहा इस बात की प्रतिध्वनि से न्यायालय ने कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, गुजरात में दंगे हुए। एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो वायरलेस शासन के 28 मामलों में नरेंद्र मोदी ने मिटा दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कॉग्निजेंस लिए 28 मामलों में। एसटीएफ की रिपोर्ट को पढ़िए। कॉमनवेल्थ तो 28 प्रकरण सीधे सीधे देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। राजीव सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, उसमें सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप करना पड़ा। दीपक जी अगर आपको जो कॉमनवेल्थ में घोटाला हुआ, एक बात सुनिए, आरटीआई का ही था और कल्याणी जेल में। आजादी के दोहरा चरित्र नहीं है, आजादी के बाद ये पहला मंत्रिमंडल है।
पटवारी जी बाहर आजादी के बाद तलवारी जेल में है, मुख्यमंत्री जेल में है, येदुरप्पा जेल में तुम्हारी पार्टी में, तुम्हारी और लोकल सुनो, अरे येदुरप्पा का और लोकल बात करो, कितने लोग हैं जो तिहाड़ में लोकल गरीबों की बात करते हो? एक मिनट 1972 में श्रीमती गांधी ने गरीबी हटाने की बात, अरे लेकिन आज तक गरीबी श्रीमती गांधी ने तो हिंदुस्तान की गरीबी हटाई, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? लोकल की बात करो। आप बीजेपी के जिन नेताओं के पास में साइकिल ली थी वो स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, समय समय की बात है, और समय समय का योग, उनको मुबारक हो, समय समय की बात है, समय समय का योग, अरबों खरबों में खेल रहे हैं, दो कौड़ी के लोग, दो कौड़ी के, इस शहर को खा गए भूमाफियाओं के दलाल, जिन्होंने शहर के प्लॉटों पर कब्जा कर लिया, गरीबों के पाट खा गए, विधवाओं की पेंशन खा गए। अरे तुमको भ्रष्टाचार के बारे में बोलने का अधिकार नहीं, विधवाओं की पेंशन खा गए, गरीबों के पाट खा गए, और हमारा मुद्दा ही दूसरा है। सवाल ये है कि बहुत गर्मा गर्म बहस इंदौर शहर ने सुन ली है, लेकिन यहाँ पर कई जगह हमको स्तरहीनता भी देखने को मिली। मैं सबसे विनती करूंगा कि कृपया ऐसा ना हो, ये बहुत बेहतर होगा, क्योंकि एक नेशनल टेलीविजन चैनल पर यह बहस जा रहा है। जीतू भाई, मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई 10 साल के अंदर जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन में लोगों को, गरीबों को आवास देखने को मिले हैं क्या? इस योजना की जहां तक बात करें तो वहां पर समान रूप से 4000 करीबन 700 करोड़ रुपए यहां पर आए, और उसका जितना दुरुपयोग, जितना भ्रष्टाचार यहां हुआ है, आप ये समझिए कि 50% अभाव में हर काम हुआ है। और आज जहां BRTS की बात करें या किसी ड्रेनेज लाइन की बात करें या आवास की बात करें, उसमें जहां तक कांग्रेस लोग यहां से शिकायत लेके वहां पर गए, पर कोई भी प्रमाण दे नहीं पाया, कोई भी नहीं दे पाया केंद्र को। और वो जितने दोषी यहाँ पर भाजपा के नेता हैं, जितना भ्रष्टाचार इन्होंने इस योजना के अंतर्गत किया, उतने ही दोषी ये कांग्रेस के नेता भी हैं जो आज यहाँ भ्रष्टाचार की बात करना है, कोई भी पर उस भ्रष्टाचार को ये लोग साबित नहीं कर पाए, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर पहले ये तो तय हो जाए कि सरकार किसकी है, मोदी की या भाजपा की? पहले तो ये जवाब दें कि सरकार किसकी है, मोदी की या भाजपा की? सर, आपसे जानना चाहूंगा मैं यहाँ पर कि जो इंदिरा आवास योजना और राजीव आवास योजना जो गरीबों के लिए थी, उसका कोई लाभ 10 सालों में आपको देखने को मिला इस इलाके में? जहां तक ये इंदिरा आवास योजना का सवाल है, मैंने पूरा निमाड़ के काफी आदिवासी क्षेत्रों में गया हूं, देखा है कि वहां जो झोपड़े बने थे वो या तो बुरी स्थिति में है या उन्होंने किसी ने उसको उजाड़ दिया है। ये जो पैसा आता है केंद्र सरकार से, उसकी मॉनिटरिंग न जनप्रतिनिधि करते हैं, न सांसद करते हैं, न कांग्रेस करती है, न भाजपा करती है। वो कौन अधिकारी पैसा खा रहा है, कौन किसकी जेब में पैसा जा रहा है, इस पर ये जो आज जो बहस कर रहे हैं नेता लोग, ये बेकार की बहस है। असली बहस उस नौकरशाही से होना चाहिए, उस कलेक्टर से होना चाहिए, जिसके माध्यम से ये पैसा उन गरीबों के जेबों तक जाता है, उन गरीबों की योजनाओं में जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण है इंदौर का BRTS। इंदौर के BRTS में शहरी विकास योजना का 200-250 करोड़ रुपया लग गया। आज आधा शहर, पूरा शहर परेशान हो रहा है इससे। ना तो कभी जनप्रतिनिधि गए, ना कांग्रेस गई, ना भाजपा गई। भाजपा के कोई भी लोगों ने इस योजना के बारे में कभी मॉनिटरिंग नहीं की, ना कांग्रेस ने की। तो सवाल इस बात का है कि ये जो बहस कर रहे हैं निरर्थक बहस है। असली बहस तब हो कि जब वो पैसा शहर का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा है, 1 रुपया जो चलता है, वो 1 रुपया उस आम आदमी तक पहुंचे, तब जाके ये बहस सार्थक होगी। तब जाके बहस सार्थक होगी। मैं आगे बढ़ूं, इससे पहले मैं चाहूंगा कि जनता में जितने लोग हैं, किसको लगता है कि बीजेपी गरीबों के लिए आवास का सपना पूरा कर सकती है, वो हाथ उठाए। और किसको लगता है कि कांग्रेस गरीबों के लिए आवास का सपना पूरा कर सकती है, वो हाथ उठाए। दोनों हाथ से योगदान दिया है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस ने दोनों हाथ से योगदान दिया है। तो हम यहां पर देखेंगे, अगर हमको यहां पर पोल परसेंटेज के नतीजे देखने को मिलते हैं,
लगभग बराबरी का मुकाबला रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के बीच बराबरी का मुकाबला। और मेरा अगला मुद्दा होगा वो बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है, जिसका वादा भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया है, और वो है राम मंदिर का। क्या बीजेपी संविधान के दायरे में रहकर राम मंदिर बनाएगी? और मैं ये सवाल सबसे पहले दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के आलोक जी को। देखिए, राम हमारी आस्था का प्रश्न है, राम हमारी सांस्कृतिक जागरण और संभावना का प्रश्न है। राम इस राष्ट्र के नायक हैं। कांग्रेस या भाजपा आपने क्या रजिस्ट्री करा ली राम की? राम हमारे राष्ट्र के हैं, राम का सिर्फ तुम्हारे हैं, राम पूरे देश के। तुम भारतीय जनता पार्टी के लोग राम का नाम सत्ता के लिए करते हो, तो सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए राम के नाम को उपयोग करते हो। हम सारे हिंदू हैं, हम पूजा करते हैं। एक एक करके किसी की आवाज नहीं जाएगी, एक एक करके एक एक करके किसी की आवाज नहीं जाएगी, एक एक करके अब एक एक करके एक मिनट, मेरा बात पूरी नहीं हो पाई थी भाई साहब, प्रमोद जी ने बीच में इंटरप्ट कर दिया। राम इस राष्ट्र की आत्मा की बात है, राम इस राष्ट्र की संस्कृति और पुरुषार्थ की बात है, राम इस देश की आस्थाओं का प्रश्न है। और उन आस्थाओं के मंदिर को इस देश की न्यायालय की आस्था, इस देश की जनता की आस्था बनाएगी। और कोई शक्ति सुप्रीम कोर्ट ने बोला, आपकी भाषा को मैं नेशनल टेलीविजन पे नहीं ले जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम जन्मभूमि पे मंदिर था। दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि राम जन्मभूमि पर हिंदू मंदिर था, राम का मंदिर था, यह न्यायालय ने सिद्ध किया। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बाद सिद्ध करे कि वहां मंदिर था। ये हमने कहा था कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन आपने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया। मंदिर कहाँ है? मंदिर कहाँ है? राम लला विराजित है, राम लला विराजित है, राम लला विराजित है। इनके रामलला टेंट के नीचे है, इनके रामलला टेंट के नीचे है। जब चुनाव आता है, मंदिर जब चुनाव आता है, रामलला याद आ जाते हैं, नहीं तो रामलला टेंट के नीचे रहते हैं। शिला के पैसे कहाँ है? अरे भाई, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम को राम का ही काम करने दो, सत्ता में मत लाओ उनसे, झूठ मत बोलो राम के नाम से। राम सेतु पे इनका आलाप माना सोलो कि राम कल्पना की चीज थे। इस कांग्रेस की सरकार ने बोला, कोर्ट में बोला, कैसा बोला हाई कोर्ट में बोला, प्रमाण है, शपथ पत्र दिया कांग्रेस की केंद्र सरकार ने शपथ पत्र दिया। जवाब दीजिए। आपने राम सेतु का प्रश्न खड़ा किया। मैं पूछना चाहता हूं, एनडीए की सरकार में अरुण जेटली जी ने शपथ पत्र के साथ कहा था उसी अलाइनमेंट पर कि राम सेतु का निर्माण यही होना चाहिए, क्योंकि 350 नॉटिकल माइल का जो अंतर है वो बांट दिया जाएगा। जबकि 56 से विश्वेश्वरैया कमेटी ये बात करती आई है। तो दोहरा चरित्र है। जब आप झूठ आपकी सरकार होती है, आपने बोला कि राम कल्पना की वस्तु है, आपने बोला होता है, हलफ दाखिल किया, एक एक करके गोपी नेमा जी भारतीय सनातन सभ्यता में राम हमारी भी आस्था के प्रतीक है, हमारी भी धार्मिक मान्यता के प्रतीक है। मगर सत्तालोलुप राजनीतिक दल ने 92 में भी अदालत में मुकदमा था, तब क्यों त्राहिमाम किया, तब क्यों कत्लेआम राष्ट्र में किया, क्यों सब भारतवर्ष की संपत्ति का जब भी संविधान के दायरे में निर्माण कर सकते थे। साक्षी महाराज को टेलीविजन पर हमने बात करते सुना कि अशोक सिंघल ने कहा कि जब तक हिंदुओं का बलिदान नहीं होगा, हिंदुओं की हत्या नहीं होगी, तब तक यह आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता। तो हिंदुओं की बलिवेदी पर अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति की प्रतिपूर्ति करने के लिए हिंदुओं का बलिदान नहीं होगा, हिंदुओं की हत्या नहीं होगी, तब तक यह आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता। तो हिंदुओं की बलिवेदी पर अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति की प्रतिपूर्ति करने के लिए राम आपके आस्था के केंद्र नहीं है, राम आपकी राजनीति के केंद्र है। सनातन भारतीय सभ्यता में हमारे समूचे राष्ट्र के आस्था के केंद्र राम है, मगर प्रशस्त राष्ट्र दिखाई देते हैं। आपने कहा जवाब ले लो, बनाएंगे। दीपक जी, इन्होंने कहा था अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। वाराणसी में नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी वाराणसी मोदी जा रहे हैं। दीपक जी, सबसे पहले दीपक जी, नरेंद्र मोदी अबे जवाब ले ले। सबसे पहले धर्म के नाम पे देश का बंटवारा इस कांग्रेस ने किया। सबसे पहले साहबानो प्रकरण में न्यायालय के
कानून को संसद में तोड़कर एक मुस्लिम महिला को न्याय दिलाने का काम इन्होंने किया। सबसे पहले देश में 43 जवाब दे लो। अब अनफेयर होगा, जवाब दे लेने दो, जवाब दे लेने दो। अनफेयर होगा, अनफेयर होगा, प्लीज प्लीज प्लीज, अनफेयर होगा, अनफेयर होगा। सबसे पहले इन्होंने शाहबानो प्रकरण में हमारे न्यायालय का निर्णय बदल के सर्वोच्च न्यायालय में संसद में कहा तुष्टिकरण वोट बैंक की राजनीति जिसने देश को बांटा, आज भारतवर्ष का विभाजन हुआ। उसके बाद उदाहरण देता हूं, 47 राज्य सरकारें, चाहे अकाली दल की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे जनसंघ से जुड़ी हो, उनको कांग्रेस ने धारा नंबर सस्पेंड करा। ये राष्ट्रीय लोकतंत्र की हत्या का पाप कांग्रेस ने आपातकाल, एक मिनट आप बोल लीजिए फिर आप बोलिए, आपातकाल का पाप आपने लगाया। रात को सोते हुए निर्दोष लोगों को आपने जेल में बंद कर दिया, आपका मीडिया पे सेंसरशिप लगाई, आपातकाल का पाप आपने लगाया भाई जी। ये देश आपातकाल के पाप। बहुत बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में कहती है कि कॉमन सिविल कोड लेकर के आएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो भागीरथ प्रसाद जिसने धर्म परिवर्तित कर, इन्होंने कहा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के हम ये मामला लेकर के आए हैं, लेकिन भागीरथ प्रसाद और धर्मेंद्र दो ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने उस धारा का उल्लंघन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के निकट केरल में मुस्लिम लीग का सपोर्ट किया। केरल में मुस्लिम लीग से सपोर्ट लेकर केरल में मुस्लिम लीग का समर्थन लेकर आपने सरकार बनाई, और वो मुस्लिम लीग जो भारत से अपना विभाजन चाहती है, वो मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद सपोर्ट मुखर्जी ने आपने भारत छोड़ो आंदोलन में ये कहा कि मुद्दे पर है। मुद्दा राम मंदिर का है, मुद्दा राम मंदिर का है। 1947 तक न जाए तो बेहतर होगा। आप ये बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट में मामला है, क्या आपको लगता है कि जल्दी निपटारा इस मसले का हो सकता है? चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर को ला करके जो चीज अदालत के अंदर है, उसे सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी ने लेकर के इस देश के संविधान का अपमान किया है, न्यायपालिका का अपमान किया है। इन्हें ये नहीं मालूम कि देश के अंदर जो भी न्यायालय के अंदर कोई मुकदमा होता है उसे सड़कों पर नहीं लाया जाता, न्यायालय की वस्तु न्यायालय के अंदर, संविधान के दायरे शब्द का इस्तेमाल के दायरे के अंदर रहना है। संविधान नहीं, आपने पढ़ा चुनावी घोषणा पत्र में ला करके, चुनावी घोषणा पत्र में ये ला करके सिद्ध कर दिया संविधान के न्यायालय पर विश्वास नहीं है, या आप विश्वास रखें। संविधान के दायरे शब्द का नहीं, तो चुनावी घोषणा पत्र में आप उसे नहीं ला सकते। चुनावी घोषणा पत्र में संविधान के दायरे में लाइए, संविधान के दायरे में लाइए, फिर विवाद खत्म, फिर विवाद खत्म, राम मंदिर का विवाद खत्म। दूसरी राय ले सकता हूँ, दूसरी राय ले सकता हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है तो घोषणा पत्र में लाने की जरूरत क्या है? उस पर विश्वास रखे, सुप्रीम कोर्ट पे कांग्रेस को भी विश्वास है, बीजेपी को भी विश्वास है और अन्य दलों को भी विश्वास है। संविधान में यदि सुप्रीम कोर्ट उसमें निर्णय दे देते कि मंदिर बनना है तो मंदिर बनेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको स्पष्ट रूप से कहा है। दीपक जी, नहीं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मत है वकीलों का कि चूंकि मामला अदालत के अंदर है तो इसको घोषणा पत्र में नहीं लाना चाहिए था। गोपी नेमा जी, आपकी क्या राय? अगर नहीं लाना था और हमने गलत किया तो कांग्रेस आंख मूंद के बैठी है, चुनाव आयोग में शिकायत करे, भारतीय जनता पार्टी पे कार्रवाई करवाए, वो नहीं करेंगे। गोपी नेमा जनता के बीच में इस बात को खड़ा करेंगे। अगर हमने गलत किया प्रश्न का जवाब दे दीजिए। उसकी शिकायत करेंगे चुनाव आयोग से कि घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र इनने दिया, कांग्रेस ने की घोषणा पत्र में घोषणा पत्र बीजेपी का है। घोषणा पत्र हमारे घोषणा पत्र में क्या संविधान में दायरे में रहकर हम ये काम करेंगे? दीपक जी, ये बताएं भारतीय जनता पार्टी कि संविधान के दायरे में रहकर राजनाथ सिंह निर्णय लेंगे या सर्वोच्च न्यायालय के जज? इस बात को स्पष्ट करें। अगर घोषणा पत्र में कहा कि संविधान के दायरे में निर्णय लेंगे तो क्या राजनाथ सिंह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जनता को ठीक कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के सवाल का ही जवाब दे रहा हूं, निर्णय ले सकता है, आपको निर्णय लेने का अधिकार नहीं। मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। राजनाथ सिंह ने जो बताया है कि संविधान के दायरे में रहकर हम ये काम करेंगे, उन्होंने हिंदुस्तान की जनता को कहा है। अगर जनता को हम पे विश्वास है और दिल्ली में बिठाएंगे तो हम कोर्ट में जाके उसका फैसला करवा के और सब काम करेंगे। चलिए मैं चलता हूं यहाँ पे पत्रकारों के पास। क्या राम जन्मभूमि का मामला सिर्फ एक वादा है? प्रवीण खारीवाल जी, क्या ये सिर्फ एक वादा है? बिल्कुल, जनता अब इस बात को समझ चुकी है कि नेता बिरादरी जो होती है वो चुनाव के वक्त ही
इस मुद्दे को उठाती है और भावनात्मक रूप से उनसे खेलने की कोशिश करती है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन जनता की प्रायोरिटी पे इस समय महंगाई है, भ्रष्टाचार है, मंदिर का मुद्दा कहीं से कहीं तक जनता के मन में नहीं है। बीजेपी एक बार इस कार्ड को खेल चुकी, अब दोबारा वो असर नहीं दिखाएगा। तो फिर बीजेपी ने इस मसले को क्यों रखा? वो इसलिए कि चूंकि नरेंद्र मोदी जो हैं वो हिंदुत्व, प्रखर हिंदुत्व के प्रतीक हैं, तो शायद उन्होंने किया होगा। लेकिन ये राम मंदिर का मुद्दा अब उतना प्रासंगिक है नहीं। ये एनडीए ने भी इन मुद्दों, 3 मुद्दों को छोड़ रखा। अभी तो उन्होंने धारा 370 तो इसमें लिया ही नहीं है। लिया धारा 370 में भी उन्होंने संवैधानिक दायरे की बात की है। लेकिन सवाल इस बात का है कि मुद्दे होना चाहिए गरीबी हटाने के, मुद्दे होना चाहिए आम आदमी की बात के, मुद्दे होना चाहिए भ्रष्टाचार, महंगाई और बहुत सारे मुद्दे हैं। राम मंदिर का मुद्दा तो बहुत उसके बाद में आता है। राम मंदिर अपनी जगह है, समान नागरिक संहिता अपनी जगह है, धारा 370 अपनी जगह है। ये बात तब होगी जब 2/3 बहुमत किसी पार्टी को आएगा, 2/3 बहुमत भाजपा को आएगा या 2/3 बहुमत किसी अन्य दल को आएगा, कांग्रेस को आएगा। अब 2/3 बहुमत की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यों में क्षेत्रीय दल हैं और वो क्षेत्रीय दल अपनी अपनी डपली, अपना राग बनाते हैं। तो सवाल इस बात का है, ऐसे समय में राम मंदिर उतना अभी प्रासंगिक नहीं रह गया है। प्रासंगिक नहीं है तो बीजेपी ने उठाया क्यों? मूल सवाल यह है कि राम मंदिर का जो मूल नारा था भाजपा का, वो था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं। उस वक्त संविधान की बात नहीं की थी भाजपा ने। संविधान का मतलब क्या हुआ? कल से सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला देता है कि यहाँ पर जो है मस्जिद भी रहेगी, मंदिर भी रहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो सारी पार्टियां मानेगी, उसमें भाजपा भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है। तो जो मूल नारा था मंदिर बनाने का, उस नारे से भाजपा भटक गई है और ये केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए संविधान का इसमें पाठ डाला गया है, जबकि इसके पहले जो है अदालत की कोई बात ही नहीं थी। तो संविधान वाला मुद्दा कहां से आया? संविधान वाला मुद्दा कहां से आया? आपको समझ में आता है संविधान का फेरी? बात राम मंदिर की जब यहाँ सब कर रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब संवैधानिक दायरे में रह के मंदिर बनाने की बात ये लोग कर रहे हैं, और यदि कोर्ट का कोई भी आदेश होता है और सपोज करो कि कभी मंदिर बनाने की बात बनती है, तो फिर सरकार की जरूरत नहीं है, एक आम जनता भी बना सकती है उस मंदिर को। तो ये तो एक लॉलीपॉप था, मैं जहां तक समझता हूँ। दूसरा, ये सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में अब तक के चुनाव के इतिहास में जितने भी घोषणा पत्र हुए हैं, उसका मूलतः जो सार है वो ये है कि किसी भी पार्टी ने आज दिन तक घोषणा पत्र को कभी पूरा नहीं किया। और मैं यहाँ इस पूरे मंच से कहना चाहूंगा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो चुनाव है, और ये पूरे इस दौर में चुनाव के अभी तक के इतिहास में ये पहली बार एक ये ऐसा चुनाव है जिसने कौमी रूप ले लिया, जिसको कौमी चुनाव कहते हैं। और उसके लिए मैं जहां तक समझता हूं कि जितने ये नेता दोषी हैं कि उन्होंने एक सांप्रदायिक जहर घोल दिया है कि लोग एक दूसरे के, और शायद इस चुनाव के बाद हो सकता है कि कोई गृह युद्ध की स्थिति भी बन जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो, कोई नरसंहार भी हो सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ के उसी नेता को चुनना चाहिए कि जो वास्तव में सर्वमान्य हो, धर्मनिरपेक्ष हो और जो देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखता हो। दीपक जी, इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि भाजपा का ये भी नारा था कि राम हमारी आस्था का प्रतीक है और देश की कोई अदालत उसका फैसला नहीं कर सकती। तो फिर अब संविधान का मामला कैसे आ गया भाई? कल तक भाजपा ये बोल रही थी कि राम मंदिर का मामला जो है अदालत तय नहीं कर सकती, ये हिंदुओं की आस्था का मामला है, और आज संविधान की बात कर रही है। चलिए, ये सवाल मैं बीजेपी वालों से लूंगा, लेकिन इससे पहले इस पूरे मसले पर वोटिंग हो जाए। क्या बीजेपी राम मंदिर बनवा सकती है? इस पर हाथ उठा दें लोग जो चाहते हैं कि बीजेपी राम मंदिर बनवा सकती है, और कौन लोग हैं जो सोचते हैं कि राम मंदिर नहीं बन सकता? जो होगा वो होगा। चलो, मानी मैंने आपकी बात। मैं यहाँ पर तीसरे सवाल को लेकर आना चाहता हूं, और तीसरा सवाल मेरा अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ है, जो वादा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर किया है, और वो सवाल है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा हुआ बिल लेकर आएंगे। सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा हुआ बिल, अर्चना जायसवाल जी, इसकी जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी? अल्पसंख्यकों की जो वकालत कभी भी की तो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और सबको लेके चलती है, इसलिए उन्होंने अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उनकी सुरक्षा के लिए बिल लाने की कोशिश की, परंतु
सामने वाले जो पक्षी थे उन्होंने कहा कि हम जाति की पैरोकार करते हैं, परंतु ऐसा नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने लाया, परंतु विपक्ष ने उसका समर्थन नहीं किया और सांप्रदायिक जहां तक प्रश्न इस बात का कि अल्पसंख्यक के इसमें बिल लाने का प्रश्न है, जरूरी नहीं कि अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो सकता है, और अलग अलग देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग अल्पसंख्यक हैं, जिसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग मूल भाव। जो कम लोग हैं, इस समाज के कम लोग हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए और बहुसंख्यक लोग उसके साथ आना। एक पारदर्शिता के साथ कांग्रेस पार्टी का निर्णय था। मैं समझता हूं इसमें सबको साथ आना था। दीपक जी देखिए, इसलिए अभय जी, खंडेलवाल जी, अग्रवाल जी, उसके बाद मैं देखिए जीतू जी, आपने कहा अल्पसंख्यक का मुद्दा, आपने प्रश्न लिया चौरसिया जी। मैं ऐसा कहता हूं, कांग्रेस ने अल्पसंख्यक के नाम पे देश के साथ छलावा किया। सच्चर आयोग की रिपोर्ट है, गत 1947 से अल्पसंख्यकों की स्थिति बद से बदतर हुई है, जिसमें कांग्रेस ने राज किया। इन्होंने इसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है और अल्पसंख्यक इस बात को समझ चुका है, और इसलिए गुजरात में अधिकांश अल्पसंख्यक नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं। बिहार में अभी आपने देखा होगा 90% सीटें बीजेपी की सीटों को आई हैं। तो इसका, जबकि वहां अधिकांश संख्या में अल्पसंख्यक हैं, इन्होंने अल्पसंख्यक के नाम पे राजनीति की है। और सच्चर आयोग की रिपोर्ट में फाइंडिंग है ये कि गत 47 के बाद अल्पसंख्यकों की हालत इन्होंने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल की और उनकी हालत बद से बदतर होती गई। और आज इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शासन में या एनडीए शासन में विकास के नाते सब लोगों को विकास जब मिलता है तो हर व्यक्ति की समृद्धि आती है। मैं एक बात पूछता हूं, कश्मीर से सबसे अच्छी स्थिति कब थी? जब जगमोहन जी वहां के गवर्नर थे। आपने किस कारण से गवर्नर जगमोहन जी को वहां से हटा दिया? राजनीतिक कारणों से आपने जगमोहन जी को हटाया और तब से कश्मीर आपके हाथ से निकल गया। ये अल्पसंख्यक राजनीति करते हैं। राजेश जी, दीपक जी, अभय जी एक सेकंड मेरी सुन लो। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को मात्र वोट माना, भारतीय जनता पार्टी उसे हिंदुस्तान का नागरिक मान के हर वो सुविधा देना चाहती है जो सबको मिलती है। इन्होंने वोट के सिवा कांग्रेस ने कुछ नहीं माना। और आज अल्पसंख्यकों के हिमायत की बात कर रहा हूं। 50 साल इस देश में अखंड राज्यों में और देश में शासन किया कांग्रेस ने, और सरकार के आंकड़े कि उन 50 साल में 65,000 दंगे हुए और 10,000 से ज्यादा, 1 लाख से 10,000 से ज्यादा लोग मरे, उसकी खून के ये लोग जिम्मेदार। देखो दीपक जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। वो भी भैया दंगे और फसाद की बात तो करो ही मत। सुनो, इसलिए मत करो। सुनो सुनो सुनो, और हमारे भी सुनो यार प्लीज। सुनो, 84,084 के दंगे, तौर तरीके, 5,000 सिखों की हत्या, सामूहिक नरसंहार तुम्हारे राज में हुए। एक बार बात सुन लो। अरे कैसे बोधरा, सुनो, सच बोलने के तौर, सच बोलने के तौर सिखों का हत्याकांड, पत्थर बहुत शीशे नहीं रहे। कल जिनको बचाने में मर गया था बाप, अपने फसादात में वो बच्चे नहीं रहे। अरे दंगों की फसल, दंगों की फसल तुम उगाते हो वोटों के लिए, वोटों के लिए, वोटों के लिए। वायलेंस बिल के साथ भारतीय जनता पार्टी का पुराना शक्ल है। जहां दंगे होते हैं, जहां खून के छींटे उड़ते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी का ये कम्युनल वायलेंस है। इसमें खून के छींटे, चाहे वो गोदरा के आपने अपनी बात पूरी कर लेना। आपने बात कहता हूं, ये कम्युनल वायलेंस बिल के नाते से ये सत्ता का दुरुपयोग करना चाहते थे, जैसा इन्होंने सीबीआई से किया। जब राजनीतिक कारणों से इन्होंने सीबीआई के माध्यम से विश्वास मत बचाया है, और इसलिए ये कम्युनल वायलेंस बिल में ये चाहते थे कि कांग्रेस को ऐसा हथियार मिल जाए जिससे हर आदमी को एक गुलाम की तरह से। अरे राजेश जी, एक मिनट, दंगों के आरोपी नरेंद्र मोदी मंच पे करते, 84 के दंगे के आरोपी, 84 के दंगों के आरोपी। प्रमोद जी, एक मिनट जरा रोकेंगे आप लोग। यहाँ पर एक सवाल है, दंगों के आरोपी नरेंद्र मोदी मंच पे करते, 84 के दंगे के आरोपी, 84 के दंगों के आरोपी। प्रमोद जी, एक मिनट जरा रोकेंगे आप लोग। यहाँ पर एक सवाल है और आप लोगों से एक सवाल करना चाह रही है, उसका जवाब आप दे पाएंगे क्या जरा प्लीज? अंकल, जो दंगे मुजफ्फरनगर में हुए थे, उस नरेंद्र मोदी जी ने उनके अपराधियों को स्टेज पे बुला के सम्मान किया गया था। हर बार दंगे हुए तो हर बार क्या बुलाकर सम्मान किया जाएगा अपराधियों का? चलिए बीजेपी इसका जवाब देता हूं। बीजेपी है
जो नरेंद्र मोदी के मंच पे से सम्मान हुआ, उनको देखिए, दोनों में अंतर मैं बताता हूं आपको, दोनों का अंतर। एक, दो तरह के अपराधी मुजफ्फरनगर के दंगे में पाए गए, एक जिसको सपा की पार्टी ने कन्विक्ट किया, आरोपी ठहराया, और दूसरा सपा के वो विधायक जो कोर्ट द्वारा जिनको आरोपी माना गया। देखिए, सपा ने जब जिनका शासन था, उन्होंने निर्दोष लोगों को अपराधी माना। मैं उस बिटिया को बताना चाहता हूं कि इसलिए उनका सम्मान किया क्योंकि सपा के जो विधायक थे, जिनको कोर्ट ने संज्ञान लिया कि उनके वो दोषी हैं और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, दोनों में बुनियादी अंतर, एक शासन द्वारा प्रदत्त व्यक्ति अपराधी माने गए और दूसरा कोर्ट द्वारा संज्ञान लेके मुजफ्फरनगर के दोषी सपा के विधायकों को बताया गया। दीपक जी, ऐसा है, दो बातें हैं महत्वपूर्ण। इस पूरा आपका सवाल बहुत अच्छा था। भावना ये होनी चाहिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अन्य दल हो, और हम सब संभ्रांत लोग हैं, कि क्या दंगे होते हैं उसके पीछे भावना क्या होती है, किस राजनीतिक दल की क्या सोच होती है। क्या आप देश को सेकुलर बात को, शब्द को गाली देना, कांग्रेसी सेकुलर हो गए सिर्फ वोट के लिए बात कहना। आप इतिहास देखोगे कि सांसद जैसा व्यक्ति गुजरात में जिंदा जला दिया गया, क्या ये सवाल नहीं है? दूसरी बात, गोधरा जैसा कांड हुआ, गुजरात में हुआ, उसकी मैं कभी बात व्यक्तिगत रूप से मैंने कभी की भी नहीं और करूंगा भी नहीं, पर भाव आपके पॉलिटिसाइज करने के दंगों के होते हैं या नहीं होते? ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के नाम पे कितने लोगों को मरवा दिया, मरवाया नहीं मरवाया, सवाल इस बात का है। कांग्रेस के राज में भी दंगे हुए, कांग्रेस के राज में भी दंगे हुए, पर दंगों के पीछे सोच क्या थी? आपने बात करी दिल्ली के दंगों की, जो सिख दंगों की, इंदौर में जो सिख दंगे हुए थे, सिख दंगे हुए थे उस तरह के। मेरी उम्र थी जब 7 साल, जब मेरी 7 साल की उम्र थी, उस समय लूटपाट का माहौल बना था, अराजकता का माहौल बना था। वो लोग जो जहां भी सरकारें थी कांग्रेस की वो बने, पर उसके पीछे क्या प्रशासन की सोच सही थी, मुख्यमंत्री की सोच सही थी, यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी काम कर रहे थे उसकी सोच क्या थी, उस पर बात करनी चाहिए। पर आपकी पार्टी का बुरा मत मानना, सांप्रदायिक सोच है और आप इसको मानना पड़ेगा, आपको मानोगे तो अच्छा नहीं है तो फिर क्या कारण था कि नरेंद्र मोदी ने टोपी पहन भी लेता तो छोटा हो जाता? अब सुनिए, अच्छा आलोक एक मिनट, अच्छा लगा मुझे, नरेंद्र मोदी थोड़े दिन पहले एक सिख की पगड़ी पहन के उन्होंने भाषण दिया, अच्छा लगा, कम से कम इतनी तो भावना थी उनमें। वो भी हमारे परिवार के ही लोग हैं, देश के रहने वाले हैं और अल्पसंख्यक हैं, पर राजनीतिकरण करना धर्म का ये लोग आप ही सिखाते हैं और आप ही करते हैं, और 70-60 साल से जनता ने आप पे भरोसा नहीं किया है, इसीलिए आप भी नहीं करेगी। मैं फिर कहना चाहूंगा, ये सिख पगड़ी की बात कर रहे हैं, सिख पगड़ी की बात की है। 84 में राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो हलचल होती है। सिखों के हत्याकांड को देश के कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने जस्टिफाइड किया था। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए प्लीज। बोलो। नंबर 2 चीज, मोदी जी ने, कांग्रेस ने सालों टोपी पहनी और मुसलमानों को टोपी पहनाई ना। मुसलमान प्रश्न है सिख दंगों का, कांग्रेस पार्टी ने उसका खेत में किया, प्रधानमंत्री ने किया। खत्म नॉट राइट। आप मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। ये इशू है, कंटेंट पे बात हो रही है। मुसलमानों की टोपी आपने पहनी, फिर उन्हें पहनाई। आज एक भी मुस्लिम नेतृत्व कांग्रेस का इंदौर में नहीं है। एक विधायक बताओ मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? आपने मुसलमान दिख रहा 5 बार का विधायक, मुसलमान उभरने नहीं दिया, आपके मुसलमान नेतृत्व ही नहीं उभरने दिया। कोई प्रोफेसर, सर चौरसिया साहब, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई लर्नेड पर्सन मुस्लिम नेतृत्व उभरने नहीं दिया। ये कठपुतली मुसलमान लाते हैं जो इनके नेताओं की उंगलियों। हो गया जवाब आपका? आज एक भी जवाब हो गया जवाब। जहां तक एक मिनट, जहां तक प्रश्न है कि एक मुसलमान विधायक है या सांसद है या नहीं है, मैं हमेशा जात पात के नेतृत्व के विरोध में रहता हूं। जहां तक प्रश्न है सिख दंगों का, इस देश का प्रधानमंत्री सिख है और उन्होंने माफी मांगी है, खेद व्यक्त किया। माफी मांग रहे, पहले मारो फिर माफी मांगो। अरे अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस व्यक्ति को कहा कि आपने राजधर्म नहीं निभाया हो, उसकी आप पक्षधारी करते हो। आप बुजुर्गों का अपमान करने वाले लोग, आडवाणी जी की क्या हालत करी आपने, उनसे न रोते बनना न उगलते बनना। मुरली मनोहर जोशी कहाँ पे है? दीपक जी कहीं और जा रहे हैं, नहीं है। मोतीलाल जी दोस्तों को ध्यान रखो कि आप आपके लोगों को, आपके घर को नहीं संभाल पा रहे हो। बात करना आती है आपको और जवाब देना नहीं आता है। देखिए सवाल करते आते हैं। जवाब दे रहा हूँ, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। जीतू जी नहीं, एक मिनट
मिनट मेरे पास वक्त इतना ही है, माफ कीजिएगा। 1 घंटे से हम बहस कर रहे हैं और अंतिम सवाल पर मैं वोटिंग चाहता हूं। क्या सांप्रदायिक हिंसा बिल लाना चाहिए? जो इसके पक्ष में है हाँ बोल दें, जो पक्ष में है हाँ बोल दें, और जो विपक्ष में है वो ना बोल दें। तो आपने देखा कि क्या कहता है यहाँ का मूड। लेकिन इस शो को कंक्लूड करने से पहले मैं एक लास्ट कमेंट, क्लोजिंग कमेंट यहाँ के पत्रकारों से लेना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि इन 5 मुद्दों का लब्बो लुआब क्या निकलता है। राजेश जोयल साहब, क्या निकलता है इन 5 मुद्दों का लब्बो लुआब? ये मुद्दों लुआब निकलता है कि जो कांग्रेस और बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है उसका वास्तव में कितनी ईमानदारी के साथ पालन करेंगे, ये देखना जरूरी है। देखिए, 4 लाइनों की कविता है। वक्त इम्तिहान हो गया, रोटी और नून के चक्कर में आदमी बेईमान हो गया, और कल थे जो अवधपति वो इनके चक्कर में बेमकान हो गए। बेमकान हो गया, तो यहीं पर मुझे रोकना होगा। वक्त, अफसोस मेरा वक्त यहाँ पर खत्म होता हुआ। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इंदौर से इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।